चलिए नेक्स्ट इज सेक्शन डी। सेक्शन डी में देखिए पहला क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ पढ़ के आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है। व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जो सीएफटी है उसमें क्या होता है कि जब लीगेंड अप्रोच करता है तो जो डी सब शेल्स है उसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं। अब स्प्लिटिंग कम होगी कि ज्यादा होगी ये डिपेंड करता है कि जो लीगेंड है उसकी नेचर क्या है। अगर स्ट्रांग है तो स्प्लिटिंग ज्यादा है, अगर वीक है तो स्प्लिटिंग कम है। लेकिन जो स्प्लिटेड हमारे ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच की एनर्जी का जो डिफरेंस है, मान लो हमारे पास ये डी सबशेल है, अब इसमें स्प्लिटिंग हो गई है, दो पार्ट्स में हो गई है, तो यहां पर जो बीच में एनर्जी का डिफरेंस है इसी का नाम है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। बी इसका पार्ट है। गिव रीजन फॉर द वायलेट कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स हेक्सा एक्वा टिटेनियम आयन ऑन द बेसिस ऑफ CFT। देखिए जब भी कलर की बात आती है या मैग्नेटिक बिहेवियर की बात आएगी, पैरामैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटिज्म, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के बेस पर होता है। अगर कोई वायलेट कलर का है तो इसका मतलब उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एब्जॉर्ब करेगा, तो जब वो उसे रिलीज करेगा तो वो हमें लाइट की फॉर्म में, कलर की फॉर्म में दिखाई देगी। तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है इसमें प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट भी सेम है कि जो फर्स्ट वाला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हेक्सा अमाइन क्रोमियम आयन वो पैरामैग्नेटिक क्यों है, और टेट्रा साइनाइडो निकलेट आयंस वो डायमैग्नेटिक क्यों है। तो यहां भी आपने इलेक्ट्रॉन्स के बेस पर ही अपना आंसर बोलना है। जो पैरामैग्नेटिक है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो डायमैग्नेटिक है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। ये आपका बड़ा सिंपल है। इसकी ऑप्शन है, चॉइस है जो इसमें साथ में, एक्सप्लेन व्हाई। आपके पास दो कंपाउंड्स गिवन है, पहले वाले में जो लीगेंड है वो स्ट्रांग है, दूसरे वाले में लीगेंड जो है वो वीक है। स्ट्रांग लीगेंड जो इनर ऑर्बिटल है, ये आपका जो आंसर आएगा वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पर आएगा। जो हमारा स्ट्रांग लीगेंड है वो इनर ऑर्बिटल्स यूज करता है, और जो वीक लीगेंड है वो आउटर ऑर्बिटल्स यूज करते हैं। तो ये वीक और ये स्ट्रांग, इतना ही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब यहां भी एक और पैराग्राफ है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर है। तो हमारे पास इसके क्वेश्चंस देखिए। हाउ डू प्राइमरी बैटरीज डिफर फ्रॉम सेकेंडरी बैटरीज। बड़ा सिंपल है, प्राइमरी जो बैटरीज हैं वो रिचार्ज नहीं हो सकती, सेकेंडरी वाली हो सकती हैं। फिर नेक्स्ट में आपको द सेल पोटेंशियल ऑफ मर्करी सेल इज 1.35 वोल्ट एंड रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ। गिव रीजन। जिस सेल में आयंस की एब्सेंस होगी वो अपना जो वोल्टेज है वो लगातार मेंटेन करके रखेगा, तो यही रीजन मर्करी सेल में है, एब्सेंस ऑफ आयंस। राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन द रीचार्जिंग ऑफ द लेड स्टोरेज बैटरी। ये आपने रिएक्शंस लिखनी है तो आप खुद लिखेंगे। राइट टू एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल्स ओवर अदर गैल्वेनिक सेल्स। एक तो इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, दूसरा इसकी लाइफ, जब तक फ्यूल डाली है तब तक लाइफ है इसकी, ये खत्म नहीं होता। तो ये इसके दो एडवांटेजेस हैं गैल्वेनिक सेल के ऊपर। नेक्स्ट इज सेक्शन ई, क्वेश्चन नंबर 31। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ जिंक, कैडमियम, मर्करी आर लो। इनके जो ऑर्बिटल्स है वो फुली फिल्ड हैं। तो डी जो ओवरलैपिंग है उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कम है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये लो होता है। और मर्करी तो लिक्विड है, एक ही मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट इज ऑफ द D4 species, chromium 2 positive is strongly reducing while manganese 3 positive is strongly oxidizing। रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। और हमारे पास यही उसने पूछा है। ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। तो यहां आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के ये बताना है कि ये वाला स्ट्रांगली रिड्यूसिंग क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता होगा, इसका मतलब ये स्टेबल नहीं होगी। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबलाइज होता होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबलाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, जो गेन करके स्टेबलाइज होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। थर्ड, E नॉट वैल्यू ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर इज 0.34 वोल्ट। ये कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट। ये तो आप खुद ही वहां बता सकते हैं।
अब यहां से नेक्स्ट इसका पार्ट कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये दो इक्वेशंस आपको खुद बैलेंस करनी पड़ेगी। ये आपको KMnO4 वाले टॉपिक में एग्जैक्ट मिल जाएगी। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट वाले में डाइक्रोमेट आयंस हैं, आयोडाइड आयंस हैं, एसिड की प्रेजेंस, तो आप इसको खुद लिख सकते हैं। अब इसकी चॉइस है आउट ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड एंड क्यूप्रिक क्लोराइड विच इज मोर स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। बाय देखो जो कॉपर 2 पॉजिटिव होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन हाइड्रेशन एंथैल्पी। जब वाटर के साथ अटैच होता है तो हीट ज्यादा रिलीज करता है, तो इसलिए ये स्टेबल भी ज्यादा है एज कंपेयर टू क्यूप्रस आयंस। राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये तो बिल्कुल ही आसान है, टेबल में वैसे लिखा होता है। प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन एंड व्हाई। आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैसे यहां से पता लग रहा है फेरिक जो है उसका रेडिश ब्राउन कलर होता है, फेरिस का वो ग्रीन कलर होता है, लाइट ग्रीन कलर। तो यहां तो वैसे ही पता है, तो फेरिक जो है वो कलर्ड होते हैं। हाउ कैन यू ऑब्टेन पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम सोडियम डाइक्रोमेट। ये आपको एज सच रिएक्शन में मिल जाएगा डाइक्रोमेट आयंस वाले में, तो इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं। कैटालिटिक एक्टिविटीज, कैटालिटिक एक्टिविटीज बताने के लिए कि आपको किसी एडसोर्बेट को अटैच करवाना पड़ता है एडसोर्बेंट पे। इसका मतलब वहां पर एक्टिव साइट्स होनी चाहिए। तो हमारा जो मेटल है इसके पास बॉन्ड बनाने के कोई ना कोई वहां अरेंजमेंट होना चाहिए। तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास, और दूसरा इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जो बॉन्ड बनाने के लिए आ रहा है एडसोर्बेट, वो जैसे मर्जी बॉन्ड बनाए तो सरफेस पे अटैच हो जाएगा, तो इसलिए ये कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं। नेक्स्ट इज एट द सेम टेम्परेचर CO2 gas is more soluble in water than O2, which one of them will have higher value of KH। जिसकी हायर वैल्यू होती है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो ऑक्सीजन जो है वो कम सॉल्युबल है वाटर में एज कंपेयर टू CO2, क्योंकि ऑक्सीजन का जो साइज है वो कम होता है, तो इसलिए वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है। तो जो हायर वैल्यू है वो कम सॉल्युबिलिटी वाले की होती है, ऑक्सीजन की है। हाउ डज द साइज ऑफ ब्लड सेल चेंज। अब ब्लड सेल्स को कब चेंज करना है, व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9% मास बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड। अगर 0.9 हो तो आइसोटोनिक बनते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारा जो सॉल्यूशन है जिसमें हमने सेल को डिप किया है, अगर उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो ऑस्मोसिस के कारण हमारा जो ब्लड सेल है वो श्रिंक कर जाएगा। 1 molar aqueous solution of an electrolyte A2B3 is 60% ionized. Calculate the boiling point of the solution। अब ये आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से डेल्टा TB इज इक्वल टू IKBM। अब आपको KB की वैल्यू गिवन है तो वो तो आपको ऐसे पुट करनी है, और वो 60% आयोनाइज हुआ है। A2B3 हमारे पास इसके आयंस बनेंगे 2A3 पॉजिटिव प्लस 3B2 नेगेटिव। अगर टाइम t 0 है तो यहां 100% अनडिसोसिएटेड है, और जब ये 60% डिसोसिएट हो गया तो यहां रह गया 40। यहां से 60 जाएगा तो कॉफिशिएंट 1 है, यहां कॉफिशिएंट 2 है तो डबल कर दो, यहां कॉफिशिएंट 3 है तो 180। टोटल मिला के हमारे पास आयंस कितने हो गए हैं 40 प्लस 120 प्लस 180 340। अब आपने इसमें वैल्यू निकालनी कैसे है आई की वैल्यू। हमारे पास टोटल जितने डिसोसिएशन के बाद आयंस बचते हैं डिवाइडेड बाय जितने स्टार्टिंग में थे, ये बन गया 3.4। तो आई पता है, KB गिवन है, मोलैलिटी आपने यहां से स्टार्टिंग में ही निकाल लेनी है। इवन कि आपको गिवन है 1 मोलर मोलैलिटी गिवन है, तो आपका बिल्कुल मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसकी जो चॉइस है, द वेपर प्रेशर्स ऑफ A एंड B आपको गिवन है, A और B प्योर फॉर्म में। A का है 75 mm मर्करी और B का है 25 mm मर्करी रिस्पेक्टिवली, तो वो आपको पता है इसका। इफ A एंड B आर मिक्स सच दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन A का भी गिवन है, B का भी गिवन है, और आपने A का मोल फ्रैक्शन गिवन है। इफ A एंड B आर मिक्स सच दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ A in the mixture is 0.4, then calculate the mole fraction of B in vapor phase। वेपर फेज के लिए फॉर्मूला है YB, तो इसी का पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। रॉल्स लॉ के बेस पर आपको निकालना पड़ेगा।
पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट ए पी नॉट बी ऑलरेडी गिवन है, ए का मोल फ्रैक्शन गिवन है आपको, तो दूसरे का 0.6 है, तो आपको दोनों के पार्शियल प्रेशर्स पता है, टोटल प्रेशर क्या बन जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो। अब आपको क्योंकि बी का निकालना है वेपर फेज में, तो पी भी मालूम है, टोटल प्रेशर भी मालूम है, डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट, डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज प्रेफर्ड, ऑस्मोटिक प्रेशर प्रेफर करते हैं, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, उनके नेचर पे नहीं। तो ये आपने नॉर्मली भी डेफिनेशन पढ़ी है। व्हाई आर इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज आर नॉट आइसोटोनिक। देखो जो ग्लूकोज है वो डिसोसिएट नहीं होता ना एसोसिएट होता है, जबकि सोडियम क्लोराइड जो है वो डिसोसिएट होगा, तो वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल कर देगा, तो उसकी कंसेंट्रेशन भी डबल हो जाएगी, तो इसलिए इनकी जो सॉल्यूशंस है वो आइसोटोनिक नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 33, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, एन डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज इनसॉल्युबल इन एल्कली। क्योंकि जो इसमें अटैच्ड है, मैं पहले पूरा कंपाउंड बना दूं, यहां आर ही लगा देते हैं, अब इथाइल बोले उसने। अब ये इसलिए सॉल्युबल नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, और सॉल्युबल होने के लिए हाइड्रोजन की जरूरत है, तो ये इसका पहले आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ये आपको पता है कि फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन AlCl3 की प्रेजेंस में होते हैं, और एनिलीन जो है वो लेविस बेस है, तो AlCl3 लेविस एसिड है, दोनों आपस में सॉल्ट बना देते हैं, और ये रिएक्शन फिर पॉसिबल नहीं होता। गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल अमाइन एंड एनिलीन। एनिलीन जो है वो डाई टेस्ट शो करेगा, मिथाइल अमाइन शो नहीं करेगा। पहले एनिलीन की डाइस्टराइजेशन कर दो, बन जाएगा बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। उसके बाद जब आप दोबारा एनिलीन को उसके साथ अटैच करोगे तो पैरा अमीनो, इसमें एजो बेंजीन येलो कलर की डाई बनेगी, यहां नहीं बनती। ये हमारे पास यहां तक हो गया। नेक्स्ट, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ये तो डायरेक्ट आपका रिएक्शन है, इसको आपने KOH एल्कोहलिक, हमारे पास वाटर रिमूव करके K+ यहां अटैच करना है, हमारे पास यहां बन जाएगा अब इसको एल्काइल हलाइड से रिएक्ट करो, KX निकाल देना, हैलोजन वहीं पे अटैच करो, इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, एक तो बन जाएगा थैलिक एसिड और दूसरा बन जाएगा अमाइन, प्राइमरी अमाइन। हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन। जो एनिलीन है इसमें NH2 है, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो पहले उसको उसकी एक्टिवेशन कम करनी पड़ती है, उसको एसिड क्लोराइड से रिएक्ट करो या एसिड एनहाइड्राइड से, उसके बाद उसकी ब्रोमिनेशन का ब्रोमीन से रिएक्ट करो, ब्रोमिनेशन करिए, वो ऑर्थो और पैरा पे ही जाता है, और आपको पता है कि पैरा प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट है, तो ये आपने इस तरह से करना है। नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। पहले HbF4 से रिएक्ट करो और NaNO2 सोडियम नाइट्राइड कॉपर की प्रेजेंस में, एंड प्रोडक्ट जो है पहले आप फ्लोरोबेंजीन बनाइए, एंड प्रोडक्ट में आपका नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसको अमोनिया से रिएक्ट करो, बेंजामाइड, उसको ब्रोमीन NaOH, ये बन जाएगा हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, और ये बन जाएगा एंड में एनिलीन। तो ये आपका सेट नंबर 1 जो है वो पूरा सॉल्व हो गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये हेल्पफुल रहा होगा। तो बाकी जो सेट 1 है और सेट 3 है वो आप उसके लिए चैनल को फॉलो करते रहिएगा और बाकी वहां से हेल्प ले लेना। थैंक यू वेरी मच।